बताओ अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई कंफ्यूजन हो। उत्कर्ष, यस सर। हैव यू गॉन थ्रू द बुक? आधी पढ़ ली सर। आधी पढ़ ली? मेरा तो कोई एलसी ऑसिलेशंस तक होगा। ओके, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं सर, वहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। स्माइली, यस सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? लास्ट नहीं चैप्टर सर। पढ़ा? सर मैंने थोड़ा 3 टॉपिक है ना उसमें, तो मैंने हाँ 2 टॉपिक पढ़े थे। ठीक है। तो अंशुल, सर डैम्ड हार्मोनिक करा दो एक बार। डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है चलो। सर एक डाउट था। हाँ हाँ जो बोलो। आपने लास्ट टाइम एक ड्राइविंग फोर्स की इक्वेशन डिराइव करवाई थी, हाँ हाँ, उसमें सर आपने 2R इक्वल टू बी अपॉन एम टी लिखा हुआ था। 2R मेरे ख्याल इक्वल टू से बी बी अपॉन अपॉन एम, एम। बी अपॉन एम। हाँ जी सर, वो स्लाइड में थोड़ी दिक्कत थी, कल मैंने दोबारा रिवाइज अच्छा करवाया। ऐसा है क्या? ठीक है, तो हाँ मैं जी देखता हूँ सर, दोबारा से। डैम्प्ड हार्मोनिक आपने ऑसिलेटर, यूट्यूब पे वीडियो पोस्ट करी हुई थी, उसमें देखा था मैंने। अच्छा अच्छा, हो सकता है। तो हाँ जी सर। मैं देखता हूँ। ओके, तो इसमें तुम बोल रहे हो डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन। हाँ, तो ये डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशंस थे जिसमें द एनर्जी ऑफ ऑसिलेटिंग बॉडी डिक्रीजेस विद टाइम, एंड पर साइकिल देयर इज सम अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच गोज अवे। ठीक, तो अगर क्योंकि एनर्जी कंजर्व नहीं रहती इसलिए द एम्पलीट्यूड डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली फॉर दैट डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन। ठीक, और इसके लिए हमने क्या किया था, 3 केसेस थे। अंडर डैम्प्ड केस जिसमें ऑसिलेशंस होते हैं, ठीक, लेकिन एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता रहता है। ठीक, क्रिटिकल डैम्पिंग था जिसमें कोई ऑसिलेशन नहीं होता, और पार्टिकल को अगर हम किसी एक पोजीशन पर पहुंचा कर छोड़ दें तो वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे बड़ी तेजी से आ जाता है विदाउट एनी ऑसिलेशन। एक ओवर डैम्पिंग केस था जिसमें अगर हम पार्टिकल को डिस्प्लेस करके छोड़े तो वो आता तो है लेकिन बहुत टाइम लेता है। ठीक, इन तीनों को हमने डिस्कस किया था विद हेल्प ऑफ दिस। और इसमें देखो 2R इक्वल टू बी अपॉन एम, ठीक है, यही था, यही था। कोई प्रॉब्लम थी इसमें? सर बिल्कुल लास्ट में जो आपने ड्राइविंग फोर्स नहीं कराया था, अच्छा, ड्राइविंग फोर्स, फोर्स्ड ऑसिलेशंस के अच्छा अंदर। चलो ठीक ठीक है, तो धीरे धीरे हम वहां पर भी पहुंचते हैं। तो ये एक हमारे पास एक रिटार्डिंग फोर्स था फॉर डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन, एंड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ठीक, b इज ए कोफिशिएंट व्हिच इज नोन एज डैम्पिंग कोफिशिएंट। ठीक, एंड रिस्टोरिंग फोर्स वी हैव ऑलरेडी, सो टोटल फोर्स इज समेशन ऑफ दीज टू। और इससे m से डिवाइड करके m को यहाँ से हटाकर हमने एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई जिसमें b by m is 2r and k by m is omega naught square, and omega naught square is the angular frequency of undamped harmonic oscillation, right? उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे गए थे और हमने ये देखा कि डिफरेंट केसेस क्या हो सकते हैं when r is compared with omega naught. So first case was when r square was greater than omega naught square. और ज्यादा अच्छा होगा अगर हम इसे बोलें r naught square is very very greater than omega naught square. And then ये जो टर्म है ये नलिफाई हो जाएगा क्योंकि टाइम जैसे जैसे इंक्रीज करेगा ये नंबर कम होता जाएगा. So this will be the solution. ठीक, and because there is no iota over exponential, so there is no oscillation in this case. ठीक, और ये जो डिक्रीमेंट है एम्पलीट्यूड में दैट इज स्मॉल स्लोअर देन एक्सपोनेंशियल डिके, क्योंकि यहाँ पे माइनस आर था दैट इज एक्सपोनेंशियल डिके, और यहाँ पॉजिटिव भी हो गया मतलब उसने थोड़ा सा कम कर दिया डिके को. नेक्स्ट केस था जब आर इक्वल था. जब आर इक्वल था तो हमने इन दोनों के डिफरेंस को ई लिया और डिराइव से थोड़ा एक्सपेंड किया और पता पड़ा कि द पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम फॉर दैट पार्टिकल इज एक्सपोनेंशियल डिके मल्टीप्लाई बाय लीनियर डिके, लीनियर इक्वेशन. तो ये एक्सपोनेंशियल डिके है लेकिन ऑसिलेशन अगेन देयर इज नो ऑसिलेशन क्योंकि आयोटा नहीं है. नेक्स्ट केस वाज व्हेन r इज स्मॉलर देन ओमेगा नॉट स्क्वायर, एंड इन दैट केस दिस क्वांटिटी विल बी इमेजिनरी क्वांटिटी, क्योंकि अब आयोटा आ गया जिसका मतलब देयर इज सम ऑसिलेशन. इसे हमने
सॉल्व करने की कोशिश की, साइन के फॉर्म में लिख लिया, चाहते तो कॉस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक। एंड दिस शोज दैट देयर आर सम ऑसिलेशंस, बट द कैरेक्टरिस्टिक इज एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशंस विल डिक्रीज विद टाइम एक्सपोनेंशियली। और इस केस में जो ओमेगा था, ओमेगा आया इतना, और इससे पता पड़ा कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, मींस टाइम पीरियड बढ़ जाता है डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशंस, ठीक। एम्पलीट्यूड लगातार डिक्रीज कर रहा है, तो एम्पलीट्यूड को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसे कहीं हमने x एज ए फंक्शन ऑफ t भी लिखा है, कहीं a एज ए फंक्शन ऑफ t भी लिखा है, बोथ आर द सेम, ठीक है। अच्छा, अब इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस में भी हमने देखा कि डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशंस कैसे होते हैं, और डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन के लिए एक ही कंडीशन है, वो ये कि एनर्जी शुड डिक्रीज विद टाइम। और एनर्जी डिक्रीज करने के लिए जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हैं उनमें रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस के थ्रू जब भी करंट पास होती है तो एनर्जी डिक्रीज करती है, एनर्जी लॉस होता है। तो एलसी सर्किट जो हमारा ओरिजिनल सर्किट था जिसमें ऑसिलेशंस होते थे, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस, उसमें अगर रेजिस्टेंस को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तो एनर्जी डिक्रीज होने लगेगी। तो हमने यही किया, एलसीआर सर्किट लिया, एंड इन फैक्ट दिस सर्किट एलसीआर सर्किट जिसमें आर भी होता है उसे टैंक सर्किट बोलते हैं, ठीक है, ऑसिलेशंस कराने के लिए। अच्छा, और क्योंकि आर को हम नलिफाई कर ही भी नहीं सकते, कोई भी जैसा भी वायर हम लेंगे उसमें रेजिस्टेंस जरूर होगा, ठीक। बस एक ही कंडीशन है, जब रेजिस्टेंस ना हो वो तब जब हमारा मटेरियल जिसका हमने रेजिस्टेंस जिससे हमने वायर बनाए हैं वो सुपर कंडक्टर हो, केवल वही कंडीशन है। लेकिन फिलहाल अब तक ऐसा नहीं हुआ कि रूम टेम्परेचर पर हमें सुपर कंडक्टर मिल पाए, तो इसलिए रेजिस्टेंस होता ही होता है। तो अगर हम रेजिस्टेंस को कनेक्ट करें, फिर वोल्टेज इक्वेशन लिखें, तो वो आती है ये, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, voltage across capacitor and voltage drop across resistance, तीनों का एडिशन 0 होना चाहिए क्योंकि there is no battery included। और इसे सॉल्व किया तो R by L आया, यहाँ पर यहाँ 1 by LC आ गया मल्टीप्लायर के फॉर्म में, and those are omega naught square and 2r, इस तरह से। बस, तो क्योंकि जैसी इक्वेशन पहले थी मैकेनिकल केस में वैसी ये आ गई, तो सब कुछ सारे इक्वेशन एक जैसे होंगे, बस डिफरेंस होगा कि वहां पर जो 2r था वो था b/m और यहाँ पे r/l होगा। ओमेगा नॉट स्क्वायर वहां था k/m, यहाँ 1/LC होगा, दैट्स। तो इस तरह से डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशंस के जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है दैट इज r स्क्वायर, वो क्या कहते हैं ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ये था। तो अगर वैल्यू हम पुट कर दें तो ये हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ जाती है फॉर इलेक्ट्रिकल केस डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशंस। एंड the position or the amplitude decreases exponentially। यहाँ पर हमने a नहीं रखा, यहाँ पे x रखा है, there is no problem, ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा, आगे आते हैं, तो अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि क्रिटिकल केस क्या होता है। क्रिटिकल केस तो तब था जब r और ओमेगा दोनों इक्वल हो, और ये लिखा हुआ है ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। तो जब ये केस 0 हो जाए, ये दोनों इक्वल हो जाए, दैट इज क्रिटिकल केस, मीन्स 1/LC is equal to r square by 4l square, l से l कैंसिल हुआ, तो हम वो r निकाल सकते हैं जिसकी वैल्यू पुट करने पर हमें क्रिटिकल कंडीशन मिल जाए, एंड दैट इज RC। इसका मतलब ये है कि रेजिस्टेंस हमेशा इससे कम रखना है, इस क्रिटिकल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, क्रिटिकल रेजिस्टेंस से कम रखना है अगर हमें ऑसिलेशन चाहिए LCR सर्किट में। अगर रेजिस्टेंस RC के इक्वल हो गया या इससे ज्यादा हो गया तो देयर विल बी नो ऑसिलेशंस इन इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक। फिर ये कुछ कंपैरिजन्स थे मैकेनिकल केस एंड इलेक्ट्रिकल केस में। Q को वहाँ Q था, यहाँ X था, I और V। मैकेनिकल केस में हमने फोर्स लिया था और इलेक्ट्रिकल केस में पोटेंशियल डिफरेंस लिया था, एंड सो ऑन, ठीक। तो ये कुछ कंपैरिजन्स थे जिनसे हम याद रख सकते हैं। अगर हम मैकेनिकल केस को ही स्टडी करें तो कंपैरिजन, ये वैल्यूज को रिप्लेस करके हम इलेक्ट्रिकल सिचुएशन भी ला सकते हैं, ठीक। ये था। उसके बाद उसके कैरेक्टराइज किया था, एक लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट था। लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट का मतलब था कि जब भी एक टाइम पीरियड इलैप्स होता है टाइम में, तब एम्पलीट्यूड में कितना डिक्रीमेंट आता है, उन जो एम्पलीट्यूड्स हैं उनका जो रेशो है वो कितना है। क्योंकि रेशो बहुत कम हो सकता है तो लिनियराइज करने के लिए लॉगरिथम का यूज किया जाता है, ठीक। तो इस डिक्रीमेंट को या इस रेशो को लॉग के फॉर्म में लिखते हैं। So delta, which is logarithmic decrement in amplitude of damped harmonic oscillation, is negative of, क्योंकि ये decrement है, log on base of e
नेचुरल लॉग एक्स एन प्लस वन बाय एक्स एन मीन्स जब भी हमने कोई एम्पलीट्यूड देखा उससे 1 टाइम पीरियड बाद जितना ऑसिलेशन होगा वो ये, इसे एक्स एन प्लस टू ऑब्लिक एक्स एन प्लस वन भी कह सकते थे, या फिर एक्स एन ऑब्लिक एक्स एन माइनस वन बोल सकते थे। अब इनकी वैल्यू निकाली, एक्स के लिए मतलब एम्पलीट्यूड के लिए हमारे पास फॉर्मूला है एक्सपोनेंशियल डिके के साथ, तो किसी टाइम टी पर एक्स एन इतना आया, उसके एक टाइम पीरियड एक्स्ट्रा एलेप्स हुआ, तो मीन्स इस टी की जगह पे टी प्लस कैपिटल टी रख दिया, तो दीज आर द वैल्यू। ठीक, सिंपली वैल्यूज पुट कर दें और इसे सॉल्व किया तो हमें पता पड़ा डेल्टा इज इक्वल टू आर टी। ठीक, आर इज डैम्पिंग कोफिशिएंट एंड टी इज टाइम पीरियड ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन। ठीक, इसी तरह से रिलैक्सेशन टाइम था नेक्स्ट, ये दो पार्ट में था, एम्पलीट्यूड रिलैक्सेशन टाइम एंड एनर्जी रिलैक्सेशन टाइम। अगर कोई सिंपली रिलैक्सेशन टाइम बोलता है उसका मतलब है वो बात कर रहा है केवल एम्पलीट्यूड रिलैक्सेशन टाइम के। ठीक, एनर्जी रिलैक्सेशन टाइम के लिए स्पेशली एनर्जी लगाना पड़ता है। तो अगर किसी ने सिंपली ये पूछा एम्पलीट्यूड रिलैक्स वो व्हाट इज रिलैक्सेशन टाइम, इट मींस ही इज आस्किंग अबाउट एम्पलीट्यूड रिलैक्सेशन टाइम, and this is a time in which the quantity decreases to 1 by e times. ठीक, 1 by e times of its initial value। तो उसके लिए हमने इक्वेशन फाइंड करने की कोशिश की, and that time relaxation time for amplitude is 1 by r and relaxation time for energy is 1 by 2r, means amplitude relaxation time energy relaxation time का डबल होता है। ठीक, एनर्जी धीरे धीरे डिक्रीज करती है। ठीक, और इनका रिलेशन डेल्टा से भी हमने फाइंड किया, डेल्टा इज टी अपॉन टी ए और टी अपॉन ट्वाइस ऑफ टी ई। ठीक, अच्छा नेक्स्ट क्वालिटी फैक्टर था। क्वालिटी फैक्टर में हम कैरेक्टराइज करते हैं उस एनर्जी को जो पर साइकिल डिक्रीज हो रही है, एंड दिस इज डिफाइंड एज 2 पाई मल्टीप्लाई बाय एनर्जी स्टोर्ड इन द डैम्प्ड एसएचएम डिवाइडेड बाय एनर्जी लॉस पर साइकिल। ठीक, क्योंकि एनर्जी के लिए हमारे पास फॉर्मूला है ये, तो एनर्जी लॉस विच इज डी, उसे फाइंड करने के लिए सिंपली से डिफरेंशिएट कर दिया और फुल साइकिल के बारे में बात किया है तो dt को कैपिटल टी रख दिया। ठीक, एनर्जी लॉस था इसलिए ये माइनस था, तो ये वैल्यू जब पुट की तो हमें पता पड़ा द क्वालिटी फैक्टर इज ओमेगा बाय 2r। r जितना ज्यादा होगा क्वालिटी फैक्टर उतना ही कम होगा, और क्वालिटी फैक्टर कम होने का मतलब है पर साइकिल एनर्जी लॉस बहुत ज्यादा है। मींस अगर डैम्पिंग कोएफिशिएंट ज्यादा है तो पर साइकिल एनर्जी लॉस बहुत ज्यादा होता है एंड क्वालिटी फैक्टर छोटा होता है। तो किसी भी ऑसिलेशन का क्वालिटी फैक्टर अच्छा होना चाहिए, मींस पर साइकिल एनर्जी का लॉस कम होना चाहिए। ठीक है, ये बातें थी। फिर हमने एडी करंट्स के बारे में पढ़ा, ठीक, उनके एप्लीकेशंस देखी दो, फिर रेजोनेंस के बारे में पढ़ा। अच्छा, रेजोनेंस में एक ड्राइविंग फोर्स थी। अच्छा इसकी बात कर रहे थे, एमटी लिख दिया है, थैंक यू। ठीक, अच्छा ये जो डेरिवेशन है ये जनरली नहीं आता, इसके बारे में क्वालिटेटिवली इसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, मींस व्हाट इज फोर्स्ड ऑसिलेशंस और व्हाट इज मीनिंग ऑफ रेजोनेंस, ये पूछा जा सकता है, दैट्स ऑल। ठीक, इसे हालांकि इसे पढ़ा जा सकता है इन डिटेल यूजिंग द बुक। ठीक, और इसमें होता यह है फोर्स्ड ऑसिलेशन में एक एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं जो कि इक्वल होती है उस एनर्जी के जो पर साइकिल डिक्रीज कर रहा है सिस्टम। ठीक, क्योंकि पर साइकिल एनर्जी डिक्रीज हो रही है उसकी बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो जो फोर्स होगा डिराइविंग फोर्स वो भी साइनसॉइडल होगा, वो भी वेव के फॉर्म में होगा, ऑसिलेशंस के फॉर्म में होगा। उसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो सकती है हमारे डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी से। सपोज दैट फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा, ठीक, वो ओमेगा नॉट से डिफरेंट है, तो सिंपली सबको ऐड किया, ये फोर्स एक्स्ट्रा डिराइव हुआ। हमने सबसे पहले एसएचएम था उसमें kx तक लिया था, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन में एक ये वाला फैक्टर एक्स्ट्रा बढ़ गया था माइनस b इंटू वी वाला। अब इस केस में एक फैक्टर और बढ़ गया f नॉट इंटू साइन ओमेगा टी। ठीक, इसे भी सॉल्व किया जा सकता था वही m का डिवाइड करके, k बाय m इज ओमेगा नॉट स्क्वायर, b बाय m इज 2r एंड f नॉट बाय m इज कैपिटल F, दैट्स ऑल। इसे सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन आती है। हाँ, इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करना तब आसान होता है जब विदाउट x, यहाँ पे देखो यहाँ पर भी x का डबल डेरिवेटिव है, यहाँ सिंगल डेरिवेटिव है, यहाँ जीरो डेरिवेटिव है, और अगर कोई ऐसा भी फैक्टर आया जिसमें x हो ही ना, तो उसे सॉल्व करने के लिए हमें कुछ और भी एफर्ट करने पड़ते हैं। ये तब तक इक्वेशन आसान होती है जब तक कोई भी टर्म ऐसा नहीं है जिसमें x ना हो। ठीक, तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करके ये इक्वेशन मिली।
and this shows this that oscillations will still be there in forced case. Excuse me, sir. हाँ, सर इस इक्वेशन में z क्या है? Z is Last equation. impedance. Z is impedance. अच्छा, तुम लोगों ने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिकल सर्किट में, LCR सर्किट में कोई एक इम्पीडेंस होता है, टोटल इम्पीडेंस, Yes, sir. जिसमें XL और XC होते हैं. Yes, sir. तो Yes, sir. वही टोटल इम्पीडेंस XL प्लस XC करके जो अंडर रूट करके आता है, ठीक है, ठीक, वही इम्पीडेंस है. अगर इलेक्ट्रिकल केस में कहते हैं तो दिस इज सिंपली इलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस, और मैकेनिकल केस में कहते हैं तो इसे बोला जाता है मैकेनिकल इम्पीडेंस. तो उनका जो काउंटर पार्ट मैकेनिकल सर्किट में भी है. तो है इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक. अगर चाहो तो पढ़ सकते हो. Z कहाँ से आया, तुम्हें कैसे पता पड़ा कि XL की वैल्यू क्या होती है? आई थिंक 1/ओमेगा L होती है ना. हाँ, ओके. तो XC 1/ओमेगा C. ओके, XL इज ओमेगा L होता है, हमें कैसे पता पड़ा? XC 1/ओमेगा C होता है, हमें कैसे पता पड़ा? तो उसके लिए इस डेरिवेशन को देखना पड़ेगा. बुक में है, जो मैंने भेजी है उसमें है. तो अगर इंटरेस्टिंग लगे तो इसे पढ़ सकते हो. ठीक है, ये था ओवरऑल द प्रीवियस लेक्चर. ठीक है, और फिर हमने एक एग्जांपल देखा था फोर्स्ड ऑसिलेशन का. ओके, तो बताओ कोई और कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को, या मैंने कुछ और छूट दिया हो उसमें? इफ नो, शुड वी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर? सर Yes, sir. हाँ, गुरजीत. सर जो डैम्ड ऑसिलेशंस इन एलसीआर जो बुक है ना, हाँ उसमें टॉपिक है डैम्ड ऑसिलेशंस इन एलसीआर सर्किट. हाँ हाँ, सर वो करना है, बिल्कुल उसके करना थ्री है. डैम्प्ड three ऑसिलेशन case- करना है, लेकिन जितना मैंने कराया वही करना है. उसमें और भी है, उसमें B1 B2 की वैल्यू भी निकाल के दिखाई है, वो नहीं करना. B1 B2 की वैल्यू नहीं करनी. अच्छा, मैं एक बार वो बुक ओपन करता हूँ. Yes, sir. यस, ये बुक है, और तुमने बात की अभी चार्ज ऑसिलेशंस, ये तीनों केसेस हैं, ये करने हैं. रिलैक्सेशन टाइम, क्वालिटी फैक्टर. हाँ, डैम्प्ड ऑसिलेशंस इन एलसीआर सर्किट ये करना है, लेकिन केवल इतना काफी है, और उसके बाद कंपैरिजन कर लेना है डायरेक्ट. ठीक है, इसमें जो आगे दिया हुआ है जिसमें B1 और B2 की वैल्यू फाइंड की है वो नहीं करना. ठीक है, उसकी कोई जरूरत नहीं. ओके, Okay, sir. और हाँ, ये वाले केसेस हैं, ये तो वही हैं जो R² इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट स्क्वायर. तो ये केसेस पता होने चाहिए, ये करने हैं. इससे पहले का ये डेरिवेशन नहीं करना जिसमें B1 B2 फाइंड किया. ओके, Okay, sir. And sir, equation of forced oscillation उसमें भी cases आ रहे हैं, वो करना है? हाँ, वो नहीं करने. इक्वेशन ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेशंस में हमें ये याद रखना है कि ये अलग अलग कितने क्या क्या होते हैं, इन सबको ऐड करके ये फाइनल इक्वेशन ये कैसे बनती है, ये वाला ये इक्वेशन, बस इतना ही करना है. इसके बाद ये डेरिवेशन आगे वाला है, इसे नहीं करना. ठीक, और इसमें जो एग्जांपल्स दिए हैं, न्यूमेरिकल एग्जांपल्स, उन्हें सॉल्व करना है, और ध्यान रखना है कि वही एग्जांपल्स करें जो हमारे जो टॉपिक पढ़े हैं उनसे रिलेटेड. ठीक, any other thing? Nothing, no. Then I am moving to the next unit, the acoustics. Okay, acoustics is related with sound. तुम्हारे पास, तुमने देखा होगा जब भी कोई एम्प्टी रूम होता है, उसके अंदर एंटर करते हैं और कुछ बोलते हैं तो आवाज बहुत गूंजती है, ऐसा लगता है रूम बहुत बड़ा है, आवाज बड़ी देर तक परसिस्ट करती है साउंड. लेकिन जैसे ही उस रूम में कुछ रख दिया जाए, ठीक, कर्टेन लगा दिए जाएं, कुछ सामान और रख दिया जाए, ठीक, तो उसमें आवाज उतनी नहीं गूंजती जितने पहले गूंज रही थी. इको नहीं होती. मैं उसे अभी इको बोल रहा हूँ, लेकिन वो इको नहीं है. ठीक, इको क्या है? इको किसी को पता है ना? इको क्या होती है? कोई भी बताओ. व्हाट इज इको? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इको? बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड. हाँ, लेकिन वो साउंड थोड़ी देर में हमारे पास वापस आनी चाहिए. हमने बोल दिया, कुछ बोला, और आवाज आनी बंद होगी, थोड़ी देर में वही आवाज दोबारा से आई. तो फर्स्ट साउंड एंड अनदर साउंड जो बाद में दोबारा रिफ्लेक्ट होता है, इन दोनों के बीच में कुछ टाइम ऐसा भी होना चाहिए जिसमें कोई साउंड नहीं, एंड दैट इज नोन एज इको. ठीक, और ऐसा होता क्यों? चलो हम आगे पढ़ेंगे. फिलहाल व्हाट इज acoustic? Acoustics is the branch of science which deals with sound or sound wave or mechanical wave. Okay,
अच्छा, ऐसा है, ऐसा कि जो एनिमल्स हैं या फिर जो भी लिविंग थिंग्स हैं, ह्यूमन हो सकते हैं और एनिमल्स हो सकते हैं, उनमें बहुत बड़ा रोल क्रिएट करता है हियरिंग। अगर वो सुन सकते हैं किसी को तो वो बहुत सारे काम कर सकते हैं, अगर वो सुन नहीं सकते हैं तो वो कुछ नहीं कर सकते। ठीक, तो बहुत सारे जो एफर्ट्स हैं वो नहीं लगा सकते अगर वो सुन नहीं सकते। सो हियरिंग प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन लाइफ ऑफ ह्यूमन, ऑफ ए लिविंग पर्सन, लिविंग थिंग। एक्सेप्ट लिविंग थिंग बोला है, एक्सेप्ट द ट्रीज। ठीक, वो नहीं सुन सकते। कुछ लोग कहते हैं सुन सकते हैं, तो चलो वहाँ वो टॉपिक डिफरेंट है। अच्छा, इसके बाद एक और थिंग है जो ह्यूमन को अलग करती है अदर लिविंग थिंग से, दैट इज स्पीच। ठीक, ह्यूमन का डेवलपमेंट इसलिए हुआ क्योंकि ही कैन स्पीक, ह्यूमन कैन स्पीक। एक राइटर हैं युवाल नोहा हरारी, किसी ने पढ़ा है ना? नो सर। अच्छा, तो कभी टाइम मिले जब सेमेस्टर कंप्लीट हो जाए तो उनकी बुक है सेपियंस, द हिस्ट्री ऑफ सेपियंस, आई थिंक ये नाम है उसका, वो पढ़ के देखना। तो वहां उन्होंने दिखाया है कि ह्यूमन क्योंकि बोल सकता है, लंबे लंबे सेंटेंसेस को याद रख सकता है, उन्हें मॉड्यूलेट कर सकता है। ठीक, इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकता है, एक लंबी इंफॉर्मेशन को, और इसीलिए यही बात ह्यूमन को एनिमल से डिफरेंट बनाती है। ठीक, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि वो अच्छे से उस इंफॉर्मेशन को, साउंड को सुने। ठीक, फॉर एग्जाम्पल जो चिंपैंजीज हैं वो ये बता सकते हैं दूसरे को कि वहां पर एक शेर है, वहां मत जाओ, तो बस इससे ज्यादा लंबा सेंटेंस नहीं बना सकते अकॉर्डिंग टू दैट राइटर। ठीक, लेकिन ह्यूमन कैन से अदर थिंग्स आल्सो कि वहां एक शेर है, वो इस डायरेक्शन से आ रहा है और वहां पर कुछ लोगों को उसने हार्म किया है या नहीं किया है। ठीक है, क्या कितना बड़ा शेर है ये भी बता सकता है। तो ये सब इसलिए हुआ क्योंकि इंफॉर्मेशन साउंड के फॉर्म में क्रिएट हुई और वो किसी दूसरे पर्सन के ईयर्स में गई और उसने उसे समझ पाया। समझ इसलिए पाया क्योंकि वो अच्छे से सुन पाया। ठीक, तो ये सब होता है मैकेनिकल वेव्स, जिसे हम साउंड वेव बोलते हैं। साउंड वेव एक स्पेशल है साउंड वेव के लिए कि साउंड वेव हम ह्यूमन के लिए, जो मैकेनिकल वेव है जिन्हें ह्यूमन सुन सकता है, स्पेशली उन्हीं को साउंड वेव बोलेंगे, बाकी को साउंड वेव नहीं बोलेंगे। हालांकि अल्ट्रासोनिक वेव को भी साउंड बोला जाता है, लेकिन दैट इज नॉट साउंड इन आवर केस। ठीक, तो साउंड इज the frequencies which are greater than 20 hertz, 20 cycles per second, up to 20,000 hertz। मीन्स अगर कोई एक वाइब्रेटिंग बॉडी है और उसके वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज या 50 हर्ट्ज है, तो उसके आसपास जो ह्यूमन का ईयर होगा वो उसे ग्रैब कर लेगा कि हाँ कुछ वाइब्रेट कर रहा है। लेकिन अगर कोई फ्रीक्वेंसी 20 से कम है, 18 है, 15 है, 10 है, तो पास में कोई बैठा होगा उसे पता नहीं पड़ेगा कि वहां पे कुछ वाइब्रेट कर रहा है। ठीक, तो ये कुछ साउंड्स 20 से कम वाली जो साउंड है उन्हें बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड, दोज आर इनऑडिबल टू ह्यूमन। और जो हायर देन ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज है उन्हें बोलते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड्स, दोज आर आल्सो इनऑडिबल। कुछ अदर स्पीसीज हैं जो इन्हें भी सुन सकते हैं। ठीक है, तो हम एकॉस्टिक्स में ऑडिबल साउंड की बात करेंगे। ठीक, और हाउ दैट साउंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ रूम की बात करेंगे, ओपन स्पेस की बात नहीं करेंगे। एकॉस्टिक्स डील्स विद साउंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साउंड इंटेंसिटी इनसाइड ए रूम और इनसाइड ए हॉल, बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है। ठीक, अच्छा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, उसे डील करें कैसे? उसे डील करने का तरीका है हमें साउंड की इंटेंसिटी फाइंड करनी पड़ेगी, एंड द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज डिफाइंड बाय डेसिबल, डीबी से रिप्रेजेंट करते हैं। डेसिबल काफी सुना होगा कि कोई एक कहीं पर नॉइस है तो उसे डेसिबल में रिप्रेजेंट किया जाता है, कितनी नॉइस है, समथिंग डेसिबल। द रेशो ऑफ द साउंड इंटेंसिटी और द एम्पलीट्यूड स्क्वायर ऑफ द मैकेनिकल वेव व्हिच इज क्रिएटिंग द साउंड। ठीक, तो इंटेंसिटी ऑफ द नॉइस डिवाइडेड बाय इंटेंसिटी ऑफ द साइलेंस। साइलेंस का मतलब बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में भी कुछ इंटेंसिटी होती है, हमेशा कुछ ना कुछ हमेशा सुनाई देता रहता है, लेकिन हम समझ नहीं सकते वो है क्या। दैट इज नोन एज द बैकग्राउंड साउंड। तो बैकग्राउंड साउंड की कुछ इंटेंसिटी है, एक हम जो सुन रहे हैं जिसे हम समझ सकते हैं, हमारा माइंड समझ सकता है, उसकी इंटेंसिटी है। दोनों का अगर रेशो लें और उसका लॉग ले लें 10 के बेस पर, और अगेन उसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक, दैट इज नोन एज डेसिबल। तो मतलब क्या हुआ 10 से लॉग लेने का मतलब
10 की पावर के फॉर्म में लिखा हमने उस रेशो को, और जो पावर है पावर को बाहर निकाल लिया, जो कितनी पावर है। सपोज बैकग्राउंड साउंड का जो इंटेंसिटी थी वो 10 यूनिट्स थी, यूनिट को जूल में दिखाया जा सकता है, जूल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, 10 यूनिट्स थी। और जो साउंड हम बाहर से सुन रहे हैं, जो नॉइस है, उसकी इंटेंसिटी 100 यूनिट्स है, तो द रेशो इज 10, 100/10, 10 आया। और 10 को पावर के फॉर्म में लिखा है, तो 10 to the power 1, हमने पावर को बाहर निकाल लिया, आया हमारे पास एक नंबर जो कि 1 था, उस 1 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 अगेन, that 10 dB is the sound intensity of the noise, the intensity of which was 100 units with respect to 10 units of the environment or the background। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज कोई इंटेंसिटी है 1000 यूनिट्स, 1000 यूनिट्स की नॉइज थी कहीं, तो उसके लिए डेसिबल कितने होंगे? पहले उस 1000 यूनिट्स को 10 से डिवाइड करें। 10 से डिवाइड करने का मतलब है अगर जो टोटल साइलेंस 0 इंटेंसिटी रही, तो अगर जो बैकग्राउंड में नॉइस है वो अगर 10 dB रही, तो फिर 10 का डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो 1000 डिवाइडेड बाय 10 आया हमारे पास 100। 100 को 10 to the power समथिंग के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, वो आया 10 to the power 2। उसकी पावर को हमने चूज कर लिया, दैट इज 2, एंड दैट मल्टीप्लाई बाय 10, 20। तो अगर हमारे पास नॉइस 1000 यूनिट्स की है जबकि बैकग्राउंड नॉइस 10 यूनिट्स की है, तो दैट नॉइस विल बी सेट टू बी ऑफ 20 dB। ठीक है, 10 dB जो होता है, 10 dB तो नॉर्मल ब्रीदिंग भी होती है। ठीक, 10 dB का मतलब जो हम नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं वो बैकग्राउंड से 10 टाइम्स होती है। ठीक, और जो 5 फीट की डिस्टेंस पे खड़े होकर धीरे धीरे बात करें, स्प्रिंग करें, दैट इज 20 dB। ठीक, अच्छा, रेनफॉल 50 dB की होती है। ठीक, नॉर्मल कन्वर्सेशन हम करते हैं वो 60 dB की होती है। और अगर कहीं कुछ लोग बात कर रहे हो और थर्ड पर्सन आके अपनी बात सुनाना चाहता है, तो उसे 80 dB की साउंड क्रिएट करनी पड़ती है। ठीक है, और अगर कान में आके कोई बड़ी तेजी से चीख दे, कार का हॉर्न बज जाए, दैट इज 120 हर्ट्ज। ठीक, और ऐसा भी है कि हायर नॉइस लेवल्स, हायर dB लेवल्स कैन हार्म द ईयर्स। फॉर एग्जांपल 90 dB साउंड कैन कॉज द डैमेज। ठीक, और लेकिन वो डैमेज सही हो जाएगा, लेकिन 140 dB के ऊपर अगर साउंड को हमने सुना, उससे ज्यादा नॉइस को सुना, तो बस तुरंत के तुरंत कान डैमेज हो सकते हैं, कान के पर्दे फट सकते हैं। ठीक है, तो dB हमें पालन करना आना चाहिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ dB। और अगर हमें कुछ लेवल्स ऑफ एनर्जी, वो इंटेंसिटी पता हो, तो हम dB कैसे फाइंड करें। ठीक है, इज दैट क्लियर टू अस? सर एक बार दोबारा बताना, वो 20 कैसे आया था? अच्छा, तो सपोज जो बैकग्राउंड नॉइस थी, बैकग्राउंड में कुछ चल रहा था जो हमें सुनाई नहीं दे रहा था, अच्छे सुनाई तो दे रहा था, समझ नहीं आ रहा था अच्छे से। सपोज उसकी इंटेंसिटी 10 यूनिट्स थी और कोई नॉइस आई अचानक किसी फैक्ट्री से, उसकी इंटेंसिटी को फाइंड किया और वो 1000 यूनिट्स आई, 1000 जूल मान सकते हैं। ठीक है, तो अब dB फाइंड करने के लिए हमें दोनों का रेशो लेना है। दोनों का रेशो लेने का मतलब 1000 is for the noise divided by 10 is for what? 10 is for the background noise। दोनों का डिवाइड किया, कितना आया? 100 आया। 100 को 10 की पावर के फॉर्म में लिखा, 10 to the power 2 के फॉर्म में लिखना पड़ेगा हमें, 10 to the power 2, और उसमें से पावर को हमने चूज कर लिया। पावर चूज करने का मतलब उसका लॉग ले लिया 10 के बेस पर। ठीक है, इस तरह से भी डिफाइन किया जा सकता है। तो हमने जो पावर ली वो 2 थी, 2 में 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और अगर बैकग्राउंड में कोई नॉइस ना हो, वो उसकी इंटेंसिटी 0 हो, तो बड़ा आसान है। तो आसान ये है कि जो भी इंटेंसिटी बाहर की है वो 1000 वाली थी, 1000 का जो dBs आएंगे वो 30 आ जाएंगे, 10 to the power 3, क्योंकि डिवाइड नहीं करना आप किसी से, क्योंकि बैकग्राउंड में तो कुछ है ही नहीं। ठीक, 10 to the power 3, 10 to the power 3 में से 3 को चूज किया, एंड दैट 3 इज मल्टीप्लाइड बाय 10, दिस गिव्स यू 30 dB। ठीक, क्लियर है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर, ये जो बैकग्राउंड नॉइस है ये एक्चुअली में है क्या? बैकग्राउंड नॉइस हो सकता है बहुत ज्यादा डिस्टेंस से आने वाली आवाज, जो कि परसिस्टेंटली लगातार कंटिन्यूअसली आई जा रही है,
ठीक, हो सकता है वो एयर फ्लो के कारण हो, एयर फ्लो हो रहा है इसलिए आसपास के कुछ चीजें हैं, कुछ कपड़े टंगे हुए हैं कहीं, कुछ कहीं पर ट्रीज के लीव्स हैं वो वाइब्रेट कर रहे हैं और सपोज उसकी उनका वाइब्रेशन 20 हर्ट्ज के आसपास का है, उससे थोड़ा सा ज्यादा है, तो वहां से भी आवाज आ रही होगी, लगातार आ रही होगी, क्योंकि जो विंड फ्लो है वो लगातार है, कंटिन्यूसली है। लेकिन वो आवाज है वो कुछ ऐसा तो है नहीं उसे हम समझ सकते हैं, पत्ते हिल रहे हैं, पत्ते की आवाज में कोई साउंड तो नहीं है, वो साउंड तो है लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन तो नहीं है। तो ऐसा बैकग्राउंड का मतलब ऐसी नॉइस या ऐसी साउंड जिसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, दैट इज नोन एज बैकग्राउंड साउंड। लेकिन उसकी कुछ इंटेंसिटी तो होगी क्योंकि कोई ना कोई मैकेनिकल वेव्स क्रिएट हो रही हैं। पत्ते ने थोड़ा सा वाइब्रेट किया, जो एयर थी, एयर में वाइब्रेशंस आए वो हमारे कान तक आ गए, तो वाइब्रेशंस तो हैं जो हमें सुनाई देंगे लेकिन उसमें कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं। ठीक, दैट इज नोन एज बैकग्राउंड साउंड। तो सर बैकग्राउंड नॉइज के होने से जो ओवरऑल डेसिबल है साउंड का वो कम क्यों होता है? वो कम इसलिए हो जाता है क्योंकि डेसिबल डिफाइंड होता है उसके लिए जो हम समझ सकते हैं। ठीक, क्योंकि बैकग्राउंड में सपोज कोई उसी पेड़ पे बैठा था जिसके लीव्स वाइब्रेट कर रहे थे विंड फ्लो के कारण, और सपोज उसने कुछ बोलना स्टार्ट किया लेकिन उसका जो इंटेंसिटी थी उसी इंटेंसिटी के बराबर थी जो कि बैकग्राउंड में, तो इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास आई लेकिन हम समझ नहीं पाए, वो तो बैकग्राउंड में चली गई। तो साउंड विच वी कैन अंडरस्टैंड, विच वी कैन demodulate for the information is defined for, is used for the dBs, और उसी के लिए हमें dB की रिक्वायरमेंट है। बैकग्राउंड के लिए dB की रिक्वायरमेंट क्या है, वो तो बेकार है। ठीक है, तो इसलिए जो बैकग्राउंड साउंड है उससे कितना ज्यादा है वो इंफॉर्मेशन, उससे कितनी ज्यादा इंटेंसिटी है, उसके लिए ये dBs है जो हम समझ सकते हैं। ठीक है, ओके सर। तो ये डेसिबल लेवल उस साउंड के लिए है जिसे हमारा माइंड प्रोसीड कर सकता है, उसे फंक्शन करा सकता है, बता सकता है। तो इसलिए बैकग्राउंड में हटाना जो आपने हाँ बोलो बेटा। ये जो अभी आपने कहा कि जो साउंड आ रही है, नॉइज आ रही है, वो हाँ बैकग्राउंड में चली गई, इसका हाँ। मतलब ऐसे समझ नहीं आया। अच्छा, इसका मतलब ये है सपोज लीव से जो साउंड आ रही थी, जो फालतू की साउंड थी जिसमें इंफॉर्मेशन नहीं थी, वो 15 यूनिट्स की थी, और जो हमने कुछ बोला वो भी 15 यूनिट्स की थी। हाँ, तो 15 यूनिट्स में 15 यूनिट्स गायब, हमें पता नहीं पड़ेगा। अगर उसे हम कोई वो ले लें, स्पेक्ट्रोमीटर ले लें और उसमें उसकी इंटेंसिटी को हम प्लॉट करें टाइम के साथ साथ, तो हम वो स्पेक्ट्रोमीटर उस एनर्जी को सेपरेट नहीं कर पाएगा, और सेपरेट नहीं कर पाएगा का मतलब हमारा माइंड भी वही काम करता है। एक लॉगरिथमिक डिवाइस है हमारा माइंड, जो कि इंटेंसिटी को वो मेजर करके बैकग्राउंड को अलग कर देता है और हमारी इंटेंसिटी को हमें आने देता है। ठीक, जैसे 1 मिनट इसमें देसी, ओके, सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है, और उसमें जो बैकग्राउंड साउंड है, बैकग्राउंड साउंड टाइम के साथ इस तरह की कुछ साउंड क्रिएट हो रही है। ठीक है, दिस इज बैकग्राउंड साउंड, और अगर कोई इंफॉर्मेशन जिसने बोली वो भी इसी लेवल की हो, दिस सपोज उसने कुछ जो बोला उसका इंटेंसिटी भी इतनी ही है, तो हमें पता ही नहीं पड़ेगा कि इंटेंसिटी साउंड वाली कौन सी है और बैकग्राउंड की कौन सी है। तो डेफिनेटली हमें सुनने के लिए उस इंटेंसिटी को रखना पड़ेगा, उस इंटेंसिटी को इससे ज्यादा रखना पड़ेगा। अगर हमें सुनाना है, किसी को कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, तो इससे ज्यादा होनी चाहिए उसकी वैल्यू। कैसे? अब कान क्या सुनेगा, माइंड हमारा क्या सुनेगा, वो सुनेगा दिस इंटेंसिटी माइनस दिस बैकग्राउंड नॉइस, और इसलिए हमने ये वाली एनर्जी थी इसे उसमें से माइनस कर दिया, और इस केस में माइनस करने का मतलब है डिवाइड कर दिया। ठीक, इससे बैकग्राउंड से ये वाली इंटेंसिटी कितने टाइम्स है, कितनी गुनी है, ठीक, डबल है, ट्रिपल है, 100 टाइम्स है, 1000 टाइम्स है। क्योंकि हमारे कान लॉगरिथमिक डिवाइसेस हैं, इसलिए वो जो इंटेंसिटी है हम 10 टू द पावर के फॉर्म में लेते हैं। इज दैट क्लियर लिटिल बिट? सर हाँ सर, अगर हम किसी साउंड को अगर बैकग्राउंड नॉइज बोल रहे हैं
हाँ तो जरूरी तो नहीं ना कि वो हर बार ही बैकग्राउंड नॉइस होगी। हाँ, ये जरूरी है कि वो हर बार बैकग्राउंड नॉइस होगी जब तक कि हम एक ही प्लेस पर हैं। अब जैसे ही हमने प्लेस चेंज कर दिया तो हो सकता है वो बैकग्राउंड नॉइस ना हो। फॉर एग्जाम्पल, हम एक कार में बैठे हैं और कार का इंजन लगातार चले जा रहा है, कार में वाइब्रेशंस हो रहे हैं, वो हमेशा 20 हर्ट्ज से ज्यादा होते हैं, तो कार के अंदर हमें एक आवाज सुनाई देती रहेगी हमेशा, लेकिन उसमें कोई इन्फॉर्मेशन है क्या? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, एक्सेप्ट कार का इंजन स्टार्ट। ठीक, तो दैट नॉइस इज बैकग्राउंड नॉइस। ठीक, क्यों? क्योंकि हमें वहां बात भी करनी है आपस में। लेकिन वही कार जब बनी थी, जब उसकी कितनी नॉइस क्रिएट करती है उसका उसे चेक किया जा रहा था, तब वो उसकी नॉइस बैकग्राउंड नहीं थी, बैकग्राउंड नॉइस नहीं थी, क्योंकि हम उसे मेजर कर रहे हैं, उसके उसमें कोई इन्फॉर्मेशन है, उसे मेजर कर रहे हैं। ठीक, तो तुम्हारा कहना इस मामले में सही है कि वो बैकग्राउंड नॉइस हमेशा बैकग्राउंड नॉइस तो नहीं होगी, इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट एप्लीकेशन यू आर इंटरेस्टेड इन। ठीक, तो लेकिन एक बात है कि कार की नॉइस में कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं होती, वहां से बाहर निकलने के बाद वो हमेशा ही बैकग्राउंड नॉइस रहेगा। इसका मतलब है एक साउंड अलग अलग केसेस में बैकग्राउंड साउंड हो सकती है और नॉर्मल साउंड हो सकती है। एग्जैक्टली। ठीक, अच्छा एक एग्जांपल और भी है बड़ा अच्छा। तो उस मार्केट में बहुत सारे शॉप्स हैं, उसमें लोग आपस में बात कर रहे हैं, एक दुकानदार से कोई ग्राहक आया, उसने कुछ बात की, तो अब उसकी उन दोनों की कन्वर्सेशन नॉइस नहीं है, बैकग्राउंड नॉइस नहीं है, लेकिन उसके बगल में खड़ा हुआ जो ग्राहक है, ठीक, या फिर उसके नेबरहुड में जो शॉप है उसके लिए तो वो बैकग्राउंड है, वो बैकग्राउंड नॉइस रहेगी, और वो वास्तव में उसे सुनाई भी नहीं दे रही होगी, मुझे तो कभी सुनाई नहीं दी। ठीक, लेकिन इतना पता पड़ जाता है कि आपस में आसपास कोई कुछ बोल रहा है। ठीक, तो ये भी एग्जांपल है कि एक तरह की साउंड कुछ जगह तो नॉइस हो सकती है, बैकग्राउंड नॉइस, और जरूरी नहीं है वो हर जगह। ठीक है, यस सर। 9:43, 2 मिनट है हमारे पास। तो आज की क्लास में हमने डीवी को समझा। अगर किसी को और कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ डीवी के बाद। सर मतलब ऐसे भी हो सकता है कि अगर बैकग्राउंड नॉइस और जो मतलब बैकग्राउंड साउंड और जो नॉइस हम दोनों सुन रहे हैं, हाँ। अगर दोनों का एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी सेम हो तो हाँ। वो कंस्ट्रक्टिव हो जाती है, जिसके कारण नहीं, वो रेंज में आ जाती है नहीं, हमारे लिसनिंग में। कंस्ट्रक्टिव नहीं हो सकती। तो अगर दोनों की इंटेंसिटी सेम हुई तो हमें सुनाई ही नहीं देगी। कंस्ट्रक्टिव इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि कंस्ट्रक्टिव होने के लिए दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, दोनों का एम्पलीट्यूड भी सेम होना चाहिए। यहाँ एम्पलीट्यूड तो हो सकता है सेम हो, लेकिन देख रहे हो यहाँ पे एम्पलीट्यूड कभी कम हो रहा है, कभी ज्यादा हो रहा है, तो ये इन फेज भी नहीं, दोज आर नॉट इन फेज, तो इसलिए उनका इंटरफेरेंस नहीं हो सकता। मतलब आइडियली कह रही हूँ कि आइडियली अगर हम ये चीज सोचे तो हो सकता है ऐसा। नहीं, मैं भी वो आइडियली ही बता रहा हूँ, आइडियली ऐसा नहीं हो सकता, इनकी इंटेंसिटी बढ़ भी नहीं सकती, फ्रीक्वेंसी क्योंकि सेम नहीं है। ठीक है, हाँ ये हो सकता है कि यहाँ पे हमने कुछ बोला तो यहाँ पे हमें ज्यादा तेज सुनाई देगा, लेकिन आगे नहीं दिया, क्योंकि आगे फ्रीक्वेंसी तो किसी तरीके से सही नहीं हो सकती। आइडियली दिस इज द आइडियल केस एंड द सिंगल आइडियल केस व्हिच इज अप्लाइड आल्सो। ठीक है, ये ऐसा केस है जो अप्लाई भी होता है, दिस इज एन आइडियल केस कि बैकग्राउंड नॉइस और हमारी नॉइस दोनों साथ साथ भी हों तो भी हमें सुनाई तो दे ही नहीं सकती है वो नॉइस। ठीक, क्योंकि दोनों में इंटेंसिटी में डिफरेंस है, दोनों में इंटरफेरेंस नहीं हो सकता। ठीक सर है, इंटेंसिटी के और भी तो फैक्टर्स होते हैं जो कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करते हैं किसी साउंड की। हाँ हाँ, काफी और भी होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर केवल उस एनर्जी को ले रहे हैं जो एनर्जी उस ऑसिलेशन की है, एम्पलीट्यूड स्क्वायर। जैसे अगर नॉर्मल कॉन्वर्सेशन हो रही है तो दोनों जो हाँ, वो 60 एग्जैक्टली, उनकी पिच भी होती है, लेकिन हम उसकी बात नहीं करते यहाँ पर। ठीक है, उनकी बात नहीं की जाती क्योंकि वो दोनों डिफरेंट होते हैं, हम केवल एनर्जी की बात करते हैं क्योंकि हम ऑसिलेशंस की बात करना चाह रहे हैं। कोई और क्वेश्चन हो तो पूछो हमारे पास। सर अगर बैकग्राउंड नॉइस की इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगी जो कन्वर्सेशन हो रही है तो बस तो वो वैसा ही होगा, सामने वाले को होठ तो चलते हुए दिखाई देंगे लेकिन सुनाई कुछ नहीं देगा। हैं? यस सर। और बताओ। तो सर उस केस में डिवाइड किससे करेंगे? किसी से नहीं, वो केस तो हमारे लिए कुछ केस ही नहीं होगा क्योंकि वहां पर कुछ हो ही नहीं रहा। कुछ जब सुनाई देता तब तो मेजर करें। ठीक, हम तो किसी का वेट तब तो मेजर करेंगे जब हमारे हाथ में हो कुछ। तो कान के पास तो कुछ इन्फॉर्मेशन पहुंची नहीं तो उसे मेजर कैसे करेगा? नथिंग। ठीक है, तो उस केस में हम डेसिबल निकालेंगे नहीं। हाँ, अगर निकालना चाहे तो माइनस हो जाएगा, लेकिन निकाल इसलिए नहीं सकते क्योंकि हम इंटेंसिटी को मेजर ही नहीं कर सकते।
बैकग्राउंड को हम पहले मेजर कर लें, बाद में नॉइस को अपनी कन्वर्सेशन को मेजर करें, तो ये तो एक तरीका है। लेकिन जब हमें कन्वर्सेशन सुनाई ही नहीं दे रही तो हम मेजर कैसे करें? तो दैट इज नॉट द केस, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट केस। सर वैसे नॉर्मल केस में पर्सन की साउंड को बैकग्राउंड नॉइस से डिवाइड करते हैं। यस एग्जैक्टली, ठीक है। एग्जैक्टली, ठीक है। तो चलो, तो अब तुम्हारे पास 4 मिनट्स हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए। तो हम कल यहाँ से स्टार्ट करेंगे डेसिबल से, और मैं एक्सपेक्ट करूंगा तुमने डेसिमल ये बुक पे भी पढ़ा हो और अच्छे से ये ग्रैब किया हो, और अगर कोई वैल्यू प्रोवाइड कराई जाए तुम्हें तो तुम डेसिमल निकाल सको। ठीक है? यस सर। Yes, sir. ओके।